वेलकम बैक। जैसा कि हम 21 डिसेबिलिटीज़ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हैं सबसे पहले, उसके अंदर भी हमने एसएलडी को सबसे पहले स्टार्ट किया है, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। और जो कि हमारा पहला टॉपिक डिस्कैल्कुलिया था, जो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा एसएलडी का सेकंड टॉपिक है, यानी कि डिस्ग्राफिया, हम उसको पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम डिस्ग्राफिया को स्टार्ट करते हैं। डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन अक्षमता। डिस्ग्राफिया इज अ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू राइटिंग। इट इज़ नोन ऑल्सो नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल डिसेबिलिटी। डिस्ग्राफिया जो डिसेबिलिटी है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर में आती है, जो कि स्पेशली रिलेटेड है हमारी राइटिंग से। यानी कि किसी भी बच्चे को राइटिंग से इशू है तो वह डिस्ग्राफिया के अंदर आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जिसको राइटिंग का इशू हो वह डिस्ग्राफिया के अंदर ही आए, लेकिन काफ़ी मेजर सिम्टम्स देखने की, यानी कि जैसे बच्चा वर्ड फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, वर्ड को बना ही नहीं पा रहा है, उसकी जो बनावट है वो बिल्कुल सही तरीके से हो ही नहीं पा रही है, बताने के बावजूद भी बच्चा गलत कर रहा है। In which a learner finds it difficult to convert ideas, thoughts and language into written form। यानी कि बच्चे को डिफिकल्टी होना टू कन्वर्ट आइडियाज, थॉट्स एंड लैंग्वेज इनटू रिटन फॉर्म। अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, लैंग्वेज को रिटन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, यानी कि लिखने के अंदर समस्या होना, वह डिस्ग्राफिया के अंदर आता है। द टर्म डिस्ग्राफिया कम्स फ्रॉम डिस, यानी कि जो पहले 3 वर्ड्स हैं DYS, डिस, जिसका मीनिंग है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के अंदर जो डिफरेंस है, इम्पेयरमेंट यानी कि एक टेम्परेरी या कुछ समय तक रहने वाली समस्या है, लेकिन अगर वो परमानेंसी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है तो हम उसको डिसेबिलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं। एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग एंड और हैंड राइटिंग, यानी कि ग्राफिया का जो मीनिंग है वह लेखन से है, जिसका मतलब है लेखन या लिखना। लर्नर्स विद डिस्ग्राफिया हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस। ऐसा नहीं है कि जिस भी बच्चे को डिस्ग्राफिया है उस बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो लो है। उस बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज भी हो सकती है और अबव एवरेज भी हो सकता है, यानी कि हायर इंटेलिजेंस वाला बच्चा भी डिस्ग्राफिया से ग्रसित हो सकता है। बट राइटिंग इज अफेक्टेड ड्यू टू न्यूरोलॉजिकल एंड फाइन मोटर स्किल डिफिकल्टीज। न्यूरोलॉजिकल इशू होने के कारण ही डिस्ग्राफिया होता है मेनली, जिसके कारण बच्चा अपना संतुलन जो है फाइन मोटर स्किल्स के ऊपर से खो बैठता है। फाइन मोटर स्किल्स और ग्रोस मोटर स्किल्स, ये जो दो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं बॉडी में। ग्रोस मोटर स्किल्स यानी कि जो बड़ी ग्रंथियाँ, यानी कि बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे कि हमारी रिस्ट से नीचे हैंड की जो ये मसल्स हैं, ये ग्रोस मोटर के अंदर आती है। और जो फाइन मोटर होती हैं वो हमारी फिंगर्स हैं, जो छोटी होती है मांसपेशियाँ, वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं। अब हम इसके बाद इसके जो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको पढ़ेंगे, प्रकृति एवं विशेषताएं। डिस्ग्राफिया इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नॉट अ साइन ऑफ वीक इंटेलिजेंस। यानी कि डिस्ग्राफिया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वह होना एक किसी भी वीक इंटेलिजेंस का प्रमाण या साइन नहीं है, या कोई भी संकेत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस भी बच्चे को डिस्ग्राफिया हो वह वीक इंटेलिजेंस का हो, या हम उसको वीक स्टूडेंट कंसीडर करें। हम किसी भी बच्चे को वीक कंसीडर कभी भी नहीं करेंगे, हम बच्चे को हमेशा एनकरेज करेंगे। लर्नर्स हैव पुअर कंट्रोल ओवर हैंड मूवमेंट्स, यानी कि डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे को पुअर कंट्रोल होता है, यानी कि उसका जो कंट्रोल है वो काफ़ी पुअर होता है उसकी हैंड मूवमेंट्स पे। हाथ के जो ग्रिप है, जैसे कि ग्रिप्स होगी या जो भी उसकी मूवमेंट्स है, उसके ऊपर काफ़ी पुअर कंट्रोल होगा। बच्चे का हाथ के ऊपर कंट्रोल ही अच्छे से नहीं हो पाना। इट इज़ अ फाइन मोटर स्किल प्रॉब्लम, यानी कि ये जो छोटी गतिशील कौशल है हमारे, यानी कि उंगलियों के, उसकी प्रॉब्लम है। राइटिंग कोजेज अर्ली फटीग एंड पेन इन हैंड्स, यानी कि जिस भी बच्चे को डिस्ग्राफिया है उस बच्चे को बहुत ही जल्दी फटीग और हाथों में दर्द महसूस होगा, यानी कि बच्चा कुछ ही चीज़ें लिखने पर थकान महसूस करेगा, हाथों में दर्द महसूस करेगा। डिस्ग्राफिया इज ऑफन कनेक्टेड विद डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो कि एक रीडिंग डिसऑर्डर है, और जो डिस्ग्राफिया है वह कनेक्टेड है डिसलेक्सिया के साथ। इट में एग्जिस्ट एज ए मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी का होना मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आता है, यानी कि बच्चे को डिस्ग्राफिया है विद डिसलेक्सिया। इट इज़ मोर कॉमन इन बॉयज़ देन गर्ल्स। काफ़ी जो रिकॉर्ड्स, यानी कि प्रैक्टिकल देखा गया कि जो ये डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है ये मोर कॉमन है इन बॉयज़ इन कंपैरिजन टू गर्ल्स, यानी कि जो लड़कों में ज़्यादा पाया गया है लड़कियों की तुलना में। डिस्ग्राफिया कैन नॉट बी फुली क्योर्ड, बट इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल, यानी कि इसको पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जा सकता है, या पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन सुधार संभव है। अब हम इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, यानी कि प्रकार और वर्गीकरण। डिस्ग्राफिया मेनली 3 टाइप्स का है। पहला है मोटर डिस्ग्राफिया, जिसमें जो बच्चा है वह अपनी जो कंट्रोल है, उसका जो ब्रेन का कंट्रोल है मसल से, वो काफ़ी प्रभावित होता है। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम है बच्चे को, वो जो ब्रेन कंट्रोल है वह उसका मसल्स के साथ अच्छा नहीं होता है। और यह मोटर डिस्ग्राफिया जो पहला टाइप है डिस्ग्राफिया का, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर पुअर फाइन मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। और जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राइटिंग पोजेज पेन एंड फटीग, बच्चे को दर्द और थकान महसूस होती है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ब्रेन कंट्रोल ऑफ मसल्स, यानी कि हमारा जो मसल मास कोऑर्डिनेशन है, काइनेटिक एनर्जी है जो हमारी, वह काफ़ी प्रभावित होती है।
जितनी ज़्यादा हमारी काइनेटिक एनर्जी अच्छी होगी, हम उतनी ज़्यादा हमारा जो मसल कोऑर्डिनेशन है या उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हम उनको उतना अच्छा बेहतरीन कर पाएँगे। जैसे कि ड्राइविंग, ड्राइविंग में हमारी मेनली ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर्स दोनों का यूज़ होता है। ज़्यादातर ग्रॉस मोटर का ही होता है, जैसे कि ब्रेक और जो हमारा एक्सीलेटर है उसका यूज़ करना, तो जो हम हमारे पैर हैं उनको उपयोग करते हैं। स्टीयरिंग के साथ हमारी जो हैंड की जो ये ग्रिप है उसका उपयोग करते हैं। जो अब सेकंड टाइप है डिस्ग्राफिया का, डिस्लेक्सिक डिस्ग्राफिया। इसमें जो बच्चा होता है उसकी कॉपिंग गुड है, यानी बच्चा नकल करके कॉपी का कार्य अच्छे से कर रहा है, लेकिन बच्चा सेल्फ राइटिंग नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चा क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं है, और लेकिन वह देखकर अच्छे से कॉपी कर लेता है। डिफिकल्टी इन थिंकिंग एंड राइटिंग सिमिल्टेनियसली, यानी कि सोचते हुए बच्चे को जो लिखने में उसमें काफ़ी कठिनाई होती है। जो थर्ड टाइप है स्पाशियल डिस्ग्राफिया, उसमें बच्चे की जो पुअर ड्राइंग और स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी बच्चे का जो शेप है, जैसे कि हम उसको बच्चे को कोई भी आकार देंगे तो उस बच्चे को आकार भी ठीक से नहीं बना पाएगा, और कितने वर्ड्स के बीच में कितना गैप या कैसे कोमास के बीच में गैप मेंटेन करना है, या फिर पहले कैपिटल वर्ड का यूज़ करना है उसके बाद स्मॉल वर्ड का यूज़ करना है, बच्चा उस चीज़ को भी अच्छे से समझ नहीं पाएगा। डिफिकल्टी इन स्पेसिंग, मार्जिन्स एंड अलाइनमेंट, यानी कि पंक्तियों की भी समस्या होगी, लाइन भी नहीं खींच पाएगा या गैप मेंटेन नहीं कर पाएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन में भी कंपैरेटिवली बेटर, यानी कि जो वाक्य निर्माण है वह बेहतर हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिंग और मार्जिन अलाइनमेंट है वह बच्चे का काफ़ी प्रभावित होता है, शब्दों की जो दूरी है वह काफ़ी प्रभावित होती है। अब हम इसके सिम्टम बारे में बात करेंगे। डिफिकल्टी इन राइटिंग करेक्ट स्पेलिंग्स, बच्चे की बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी। सबसे मोस्ट कॉमन जो देखा गया है डिस्ग्राफिया के बच्चों में, या जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है, मिक्सिंग ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, यानी कि बड़े और छोटे अक्षरों को आपस में मिश्रित करके लिखता है या मिक्स करके लिखता है, या उनका मिश्रण करके लिखता है कि पहले स्मॉल वर्ड है, उसके बाद कैपिटल वर्ड है, फिर स्मॉल वर्ड है, फिर कैपिटल वर्ड है, ऐसा बारी बारी रिपीटेशन देखने को हमको मिलेगा। और गैप भी, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गैप भी मेंटेन नहीं कर पाएगा। पुअर स्पेशल प्लानिंग ऑन पेपर, कागज़ पर स्थान का गलत उपयोग। अब जो हमारी वर्ड फॉर्मेशन है, जहाँ से हम पंक्ति में प्रारंभ से लिखना शुरू करते हैं, उसमें भी जो बच्चा है उसको भी काफ़ी मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होगी। राइटिंग आउटसाइड लाइंस एंड मार्जिन्स, अब हम प्राइमरी क्लासेस में जैसे बच्चे का जो वर्ड फॉर्मेशन होता है उसको क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चे को डॉटेड डॉट्स बनाकर देते हैं, जिससे बच्चा आकार सीखता है, बच्चा शेप सीखता है, और फिर वर्ड की फॉर्मेशन को सीखता है कि कैसे सेंटेंस को वर्ड को बनाया जाएगा। तो वो जो हम मार्जिन्स बनाकर देते हैं बच्चे को, वह बच्चा उसको भी अच्छे से नहीं कर पाता है, उसके भी बाहर लाइनिंग जो है जारी होती है बच्चे की। इनकंसिस्टेंट लेटर साइज एंड शेप, जो वर्ड है यानी कि जो अल्फ़ाबेट है, ए बड़ा लिखना, उसके बाद बी छोटा लिखना, फिर सी छोटा लिखना, फिर बी, यानी कि उल्टे सीधे और बड़े छोटे अक्षर लिखना, ये काफ़ी कॉमन है। अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट लेटर्स, ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है और एक सिम्टम है कि बच्चा अधूरे अक्षर लिखता है, और जिसका जो एक टाइप है, जो थ्री टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप में बच्चा काफ़ी अच्छे से कॉपी कर पा रहा है, लेकिन यह भी देखा गया है कि जो डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चा है वह कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में स्लो कॉपिंग स्पीड भी है, यानी कि कुछ बच्चे कॉपी भी स्लो कर पाते हैं, यानी कि कुछ तो तेज कर लेते हैं कॉपी, लेकिन वो क्रिएटिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कॉपी भी स्लो करते हैं और क्रिएटिव भी नहीं हो पाते हैं। डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़, विचारों को व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाई होती है। पेन एंड फटीग, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन पाया जाने वाला सिम्टम है। लिखते समय दर्द महसूस करना, जो फाइन मोटर्स में दर्द महसूस करना, और थकान महसूस करना। जो प्रॉब्लम्स है वह फेस करी जाती है इस प्रॉब्लम के कारण, डिसेबिलिटी के कारण बच्चे को इमोशनल ट्रॉमास या स्ट्रेस फील हो सकता है, और बच्चा बहुत ही इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो वर्ड को इन्फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, और उसके कारण उस बच्चे का जो सेल्फ एस्टीम है यानी कि कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी कम हमको देखने को मिलता है। वह बच्चा बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी जल्दी एंगर इश्यूज उसमें आने लग जाते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। मेनली डिसेबिलिटीज़ में हेरिडिटी और एनवायरमेंटल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिक, पहले ही जो फैमिली में है उनके कारण, या कुछ डिसेबिलिटीज़ या डिसऑर्डर्स ऐसे कुछ होना जो जेनेटिकली आगे देखने को मिले हैं, यह भी एक कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी हो जाना ड्यूरिंग बर्थ और इन वोम ऑफ मदर, मदर की जो वोम के अंदर बच्चे को गर्भावस्था में कोई समस्या हो जाना, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाना, और प्रीनेटल, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गर्भावस्था या जन्म से जुड़ा कोई भी इतिहास है जहाँ पर बच्चे को इंजरी हो गई है या कोई स्ट्रोक हो गया है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट कैसे करेंगे। बच्चे को हम छोटे छोटे राइटिंग टेस्ट देंगे, ड्राइंग टेस्ट देंगे, जो हमने आपको डॉटेड बताया कि बच्चे को हम डॉट फॉर्मेशन से जो उसका वर्ड मेकिंग है बनाना सिखाएंगे, और छोटे छोटे ड्राइंग टास्क जो हम ड्राइंग को भी डॉटेड में ही कन्वर्ट करके देंगे, डॉटेड थिंग्स में ही कन्वर्ट करके देंगे, अल्फ़ाबेट्स को भी डॉट्स में कन्वर्ट करके देंगे। ऑब्जर्वेशन ऑफ पेंसिल ग्रिप, प्रेशर एंड एंगल, इस यही सबसे सबसे जो मेन चीज़ है जिसके कारण बच्चा जो है कनेटिक अपनी एनर्जी है, कनेटिक जो उसकी एनर्जी है, और कह सकते हैं कि ग्रिप है बच्चे की, जो पेंसिल की ग्रिप है उसको अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है, जहाँ से उसकी जो फाइन मोटर है वो प्रभावित हो रही है। पेंसिल को पकड़ना, आपने देखा होगा कई बच्चे थंब और इस फिंगर के बीच में पेंसिल की जो ग्रिप है उसको इस प्रकार से होल्ड करते हैं, ना कि इस प्रकार से। इसके का ये भी काफ़ी कॉमन टाइप है। और जो
उचित दबाव है, जो यानी कि जो निब होती है पेंसिल की, वह मेंटेन नहीं कर पाना, कि वो बहुत जल्दी ब्रेक कर देता है बच्चा पेंसिल की, और जो एंगल है जिसके कारण वो शेप को भी नहीं बना पा रहा है। तो इसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, और सबसे पहले यही चीज़ हम बच्चे को सिखाएँगे कि हाउ टू होल्ड अ पेंसिल, या बच्चे की जो ग्रिप है उसको सबसे पहले देखेंगे कि जो पेंसिल की ग्रिप है या जो उसकी होल्डिंग पोजीशन है उसको वह किस प्रकार से होल्ड कर रहा है, और हमको उसको किस प्रकार से ठीक करवाना है। कंटिन्यूअस एंड प्लान्ड असेसमेंट, यानी कि बच्चे का सतत और योजनाबद्ध मूल्यांकन करेंगे, डेली असेसमेंट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को ये चीज़ सिखाएँगे। प्रिवेंशन, रोकथाम हम किससे करेंगे? अर्ली आइडेंटिफिकेशन इन स्कूल, बच्चे में जो है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम पता लगाएँगे कहाँ-कहाँ समस्या हो रही है। ये रोकथाम वर्ड यहाँ पे आई थिंक उचित नहीं है, क्योंकि रोकथाम तो अलग हो गया। बट अर्ली आइडेंटिफिकेशन के थ्रू हम बच्चे में जो समस्या है उसका पता लगाएँगे, और फाइन मोटर की जो स्किल की जो ट्रेनिंग है वह सबसे ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि वहीं से ही बच्चे को डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डिस्ग्राफिया कैन नॉट बी क्योर्ड बट कैन बी इम्प्रूव, यानी कि डिस्ग्राफिया पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। डिस्ग्राफिया माइनॉरिटी पे भी, यानी कि माइनर सा भी हो सकता है, और काफ़ी हाई लेवल का भी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे की ग्रिप ही बिगड़ चुकी है, या काफ़ी डिले हो चुका है, कि बच्चा जिस समय में बच्चे को ग्रिप सीखनी थी और वह उस समय में नहीं सीख पाया है, तो काफ़ी चीज़ डिले हो चुकी है, उस कारण भी डिस्ग्राफिया देखने को मिल सकता है। तो कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि डिस्ग्राफिया कैन नॉट बी क्योर्ड बट इम्प्रूवमेंट, हम यही हमारे जो दिमाग में इस चीज़ को हम लेकर चलेंगे कि हम काफ़ी हद तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट लाने का प्रयास करेंगे। नो स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल, डिस्ग्राफिया के लिए किसी भी प्रकार की विशेष कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। डिस्ग्राफिया एंड ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग आर एसेंशियल, जो डेली प्रैक्टिस है और ट्रेनिंग है वह काफ़ी एसेंशियल है बच्चे के लिए, जिससे बच्चा अपनी ग्रिप को, वर्ड की फॉर्मेशन को सीखेगा। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, ये हम हर बच्चे की बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि आईपी स्पेशल चाइल्ड की ही बनाई जाए, हम नॉर्मल बच्चे के लिए भी आईपी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम बच्चे की केस हिस्ट्री, उसके प्लान्स और वह सब कुछ नोट करते हैं जो हमको बच्चे को करवाना है, या जो हिस्ट्री में करवाया गया है। रिस्पॉन्स टू इंटरवेंशन आरटीआई अप्रोच, एक हम बच्चे में जैसे कि जो ओरल एग्ज़ाम है उसको बहुत जल्दी कंडक्ट करवाएंगे इन कंपैरिजन टू रिटन एग्जाम्स की। सबसे पहले हम बच्चे को जो लिखित परीक्षा के स्थान पर हम जो है मौखिक परीक्षा उसकी पहले उचित करेंगे, करना ठीक समझेंगे, क्योंकि वह बच्चे की जो ग्रिप है और जो उसका वर्ड का फॉर्मेशन है उसको अच्छे से जब तक समझेगा नहीं तब तक उसको बना भी नहीं पाएगा। तो हम ओरली इस चीज़ को पहले उस बच्चे को समझाएंगे, और फिर देन हम प्रोसेस करेंगे रिटन रिटन के लिए। ये पॉइंट मैंने स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया एज अ रोल ऑफ स्पेशल एजुकेटर। अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ चीज़ें मैं जान करके इसमें रिपीट करता हूँ ताकि जो काफ़ी मेन है, और इसी के थ्रू इन चीज़ों का पता लगाया जाता है, और हम इन्हीं चीज़ों के थ्रू इंप्रूवमेंट लाते हैं बच्चे में कि कहाँ कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। प्रोवाइड प्री प्रिंटेड नोट्स, क्योंकि जिस बच्चे को भी डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है वह उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी राइटिंग में, तो हम उसको प्री प्रिंटेड नोट सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे, जिससे उसको फॉर्मेशन समझ में आएगा। अलाउ यूज़ ऑफ असिस्टिव राइटिंग एड्स, काफ़ी ऐसे आजकल मार्केट में एड्स अवेलेबल हैं, या हम कह सकते हैं बुक्स अवेलेबल हैं, जो छोटी छोटी बच्चों की वो एड्स टाइप बुक जो आती है, जिसमें बच्चे का वर्ड का फॉर्मेशन लिखा होता है, डॉटेड टाइप्स या आकार अलग अलग शेप्स, जिसमें बच्चे को बहुत ही अच्छे से, यानी कि कर्सिव तो बहुत चलो हाई है, लेकिन स्टार्टिंग जो बेसिक है उसको बनाए रखने के लिए, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए बुक्स एड्स अवेलेबल है मार्केट में, जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे को प्रोवाइड करवाते हैं। गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, अब जैसे कि जिस भी बच्चे को डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम है तो वो पहले से ही ऑलरेडी बहुत टाइम लेता है राइटिंग फॉर्मेशन में, तो हम उसको एक्स्ट्रा टाइम ही देंगे हमेशा, ताकि वह जो भी अपनी फॉर्मेशन है उसको बना, जो भी अपनी शेप्स है, जो भी उसने समझा है, जो भी उसको आता है, वो उस आकार को, उस शेप को, उस वर्ड को बना सके। यहाँ पर मैंने अग्राफिया और डिस्ग्राफिया में अंतर नोट किया है। अग्राफिया इज अ सडन लॉस ऑफ राइटिंग एबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट और इंजरी। अग्राफिया का यहाँ पर ये मतलब है कि बच्चे को पहले से लिखना आता था या कुछ फॉर्मेशन उसका हो चुका था, लेकिन किसी एक इंजरी और एक्सीडेंट के कारण वह प्रभावित हो गया। और डिस्ग्राफिया का यहाँ पर यह मतलब है कि डिस्ग्राफिया इज ए डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर, यानी कि ये परमानेंट ही है डिस्ग्राफिया, जो प्रभावित हो चुका है ऑलरेडी। वन लाइन हिस्ट्री में हम इसकी बात करेंगे कि डिस्ग्राफिया को कंसीडर किया गया था शुरुआत से ही डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर में, और एक ब्रेन एंड मोटर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें वन लाइन हिस्ट्री में जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो हिस्ट्री को अगर मैं आपको एज एग्जांपल समझाऊं, तो कि उसमें पहले ये समझा जाता था कि भूत प्रेत या कि किसी के बुरे कर्म का प्रभाव है। फिर धीरे धीरे जो पीरियड्स आए, जो भी टाइम बढ़ता गया, तो उसमें समझने लगा कि नहीं, ये एक डिसेबिलिटी है, ये डिसऑर्डर्स के थ्रू हो रहा है, या जो भी इसके कॉजेज हैं। वैसे ही लेकिन जो डिस्ग्राफिया है इसको शुरुआत से ही डेवलपमेंटल राइटिंग डिसऑर्डर एसोसिएट किया गया, ना कि ये कि यह एक पाप वगैरह या कोई भूत प्रेत वगैरह है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हम मिलेंगे एक नए और टॉपिक्स के साथ। सबसे पहले हम हमारे एसएलडी को कवर करेंगे, और साथ साथ ही 21 डिसेबिलिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, और उसके बाद ही हम पेडागोजिकल टॉपिक्स और थ्योरीज वगैरह को कवर करेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।